ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। 2 दिनों तक पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा आते हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में घूमने के बाद जो सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं, उसके आधार पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी जो हमने जो गैदर की है, उससे पहले हम लोगों को एक इक्वेशन समझने की आवश्यकता है। वो इक्वेशन ये है कि 2009 में रंजन प्रसाद यादव, जो पहले आरजेडी के साथ थे, आरजेडी से बाहर हुए और जनता दल यूनाइटेड ने उनको अपना उम्मीदवार वहां से बनाया। तो रंजन प्रसाद यादव वहां से 2009 में चुनाव जीते थे और रंजन प्रसाद यादव को 2,69,298 मत प्राप्त हुए थे, जो कि टोटल जो इलेक्ट्रल रोल है उसका 42.86 42.86% था। वो हराए थे लालू प्रसाद यादव को, और लालू प्रसाद यादव को 2,45,757 मत आए थे। लालू प्रसाद यादव को 39.12% वोट आए थे। और तीसरे नंबर पे सीपीआई एमएल के रामेश्वर प्रसाद जी थे, जिनको 5.86% वोट के साथ 36,837 मत प्राप्त हुए थे। यह समीकरण है 2009 का। 2014 में रामकृपाल यादव वहां से उम्मीदवार हुए। रामकृपाल यादव भी लालू जी के बहुत खास हुआ करते थे। बाद में उन्होंने पार्टी अपनी बदल ली, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। और रामकृपाल यादव जी को 2014 में 3,83,262 मत प्राप्त हुए थे, जो कि 36.16% था। और इन्होंने हराया था मीसा भारती को, लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को। और मीसा भारती को वोट था 3,42,940, मतलब 35.04%, मतलब 4% वोट कम था रामकृपाल यादव से। लड़ाई को नेक टू नेक माना जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं 2019 में। 2019 में रामकृपाल यादव को वोट आए 5,09,557, जबकि मीसा भारती को वोट आए 4,70,236। और तीसरे नंबर पे मोहम्मद कलीमुल्लाह, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 14,000 वोट आए, 14,045 वोट। अब इस वोटिंग के परसेंटेज को समझने की जरूरत है। रामकृपाल यादव को जितना वोट आया था पिछले चुनाव में, मतलब 2014 में, उसमें 8.12% की बढ़ोतरी हुई और इनको 47.28% वोट मिले। मीसा भारती को जो वोट आए थे 2014 में, उसमें भी 8.59% की बढ़ोतरी हुई और इनको 43.63% वोट मिले, प्लस 8.59% वोटों का इजाफा हुआ। अब 2024 का चुनाव है। अब 2024 के चुनाव की जो स्थिति होगी उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी करते हैं। देखिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच में जो चुनाव की स्थिति अभी है, चल रही है, उसमें आपको बता दें कि दानापुर जो विधानसभा क्षेत्र है, दानापुर विधानसभा क्षेत्र यादवों का बहुत मजबूत, यादवों की स्थिति वहां है। और वहां से रीतलाल यादव विधायक हैं। 2020 में रीतलाल यादव जीते थे। मनेर में भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं और वो भी आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र। फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास जो हैं, वो हैं सीपीआई एमएल के उम्मीदवार जो चुनाव जीते हैं। मसौढ़ी से रेखा देवी हैं, जो आरजेडी की उम्मीदवार है, जो वहां से चुनाव जीती हैं। पालीगंज से संदीप सौरभ हैं, सीपीआई एमएल से, जो वहां से चुनाव जीते हैं। और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, वो चुनाव जीते हैं वहां से। ये जितने जीतने वाले उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो या सीपीआई एमएल हो, ये सभी महागठबंधन का
हिस्सा हैं। 2020 में इन लोगों को जितने मत प्राप्त हुए थे उन सारे मतों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5,28,032 मत महागठबंधन के हिस्से में आता है। 2019 में चूंकि मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा था, पुलवामा अटैक की वजह से लोगों का सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी स्थिति अभी वर्तमान में नहीं दिख रही है। जहां तक वोटों की बहुलता की बात है तो दानापुर और मनेर यहां यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। फुलवारी में कुर्मी और मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। मसौड़ी में कुर्मी और यादवों की संख्या ज्यादा है। पालीगंज में यादव और भूमिहार की स्थिति मजबूत है। विक्रम में भूमिहार डोमिनेंट करता है। अब कास्ट समीकरण के आधार पर आप देखें तो सवर्ण मतों का झुकाव एनडीए की तरफ माना जाता है, लेकिन ये जितने उम्मीदवार जिन्होंने 2020 में अपने मत प्राप्त किए, अगर इतना मत उनको आ जाता है तो मीसा भारती बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन में हो जाएंगी। दूसरा, पिछले दिनों में रामकृपाल यादव जी का एक भाषण सुन रहा था, तो रामकृपाल यादव ये कहीं नहीं कहते पाए जाते हैं कि ये डेवलपमेंट और ये विकास का काम रामकृपाल यादव ने किया। उनका कहना है मोदी मैजिक, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। ये स्थिति सिर्फ रामकृपाल यादव की नहीं है, ये स्थिति कमोबेश बिहार में चुनाव लड़ रहे जितने भी राजनेता हैं सबों की स्थिति यही है। सबों को मोदी मैजिक पे भरोसा है। तो एक बात तो तय है कि अगर मोदी मैजिक चल गया तब तो रामकृपाल जी की नैया पार लग जाएगी, लेकिन यदि मोदी मैजिक नहीं चला तो वैसी स्थिति में मीसा भारती इस बार लोकसभा चुनकर जा सकती हैं। इसका बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशन हमने आपको समझाया, बताया। दूसरी बात यह है कि हम जब लोगों से मिले वहां दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौड़ी, पालीगंज, विक्रम, लगभग इन सारे इलाकों में हमारी हम वहां पहुंचे थे, हमने लोगों से बात की। सब जगह एक बात तो जरूर समझ में आती है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। रामकृपाल जी के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में दिख रही है। मीसा भारती अगर वो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ ले पाती हैं, वैसी स्थिति में इनके लिए कंफर्टेबल कंडीशन हो सकता है, क्योंकि जब भी लड़ाई हुई है कॉन्टेस्ट बहुत ही कीन कॉन्टेस्ट हुआ है। अब जैसे आप मान लीजिए कि 2014 में 36% वोट आया था रामकृपाल जी को और 35% वोट आया था नहीं सॉरी 39% वोट आया था रामकृपाल जी को और 35% वोट में 4% वोट जो है वही वोट डिसाइड करता है पाटलिपुत्रा लोकसभा के चुनाव को। अब यह डिपेंड करता है कि मीसा भारती अपने वोटरों को किस हद तक बूथ पर पहुंचा पाती हैं और वोट उनका ले पाती हैं। अगर इसमें मीसा भारती सफल हो गई तो रामकृपाल जी के लिए स्थिति थोड़ी परेशानी पैदा करने वाली हो सकती है, लेकिन यदि मोदी मैजिक चल गया, सवर्णों का मत पूरे तरीके से अगर एनडीए गठबंधन को चला गया तो वैसी स्थिति में भी रामकृपाल यादव कंफर्टेबल जोन में पहुंच सकते हैं। लेकिन भूमिहारों का बड़ा तबका रामकृपाल जी से नाराज चल रहा है। भूमिहारों का बड़ा तबका एनडीए से भी नाराज चल रहा है। नाम मैं नहीं ले सकता हूं, हमारी अपनी मजबूरी है, लेकिन विक्रम में भी हमारी जो कुछ खास वहां के दबंग लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों का भी जो इशारा था वो इशारा मीसा भारती की तरफ था कि इस बार मीसा भारती की तरफ हम लोगों का वोट जाएगा। अगर इसको रामकृपाल यादव नहीं रोक पाए तो मीसा भारती कंफर्टेबल कंडीशन में जा सकती हैं। हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता का यह उद्देश्य नहीं होता है कि हम किसी को जिता दें या किसी को हरा दें। कुल मिला के जो तथ्य हैं वो तथ्य हमने आपके सामने परोस दिया। चीजें समय के गर्भ में हैं। 4 जून को सारा रिजल्ट पता चल जाएगा। 4 जून को हम अपने सारे विश्लेषण के साथ एक बार फिर साथियों के साथ मुखातिब हो गए हैं। तब तक देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना